अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद एनजी भाजपा। आज की पॉडकास्ट में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर स्पेस के हवाले से। जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, उसका असर हम पे क्या हो रहा है, ह्यूमंस पे, हमारे माइंड सेट पे क्या हो रहा है, हमारे माशरे पे क्या हो रहा है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और मुझे ज्वाइन किया है तहसीन जावेद साहब ने, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको शामिल कहते हैं अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, और इसके लिए रेलिवेंट बंदा ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैंने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया। सबसे पहले तो फॉर द व्यूअर्स ये बताएं कि साइबर वर्ल्ड जो है वो क्या है, या साइबर स्पेस? साइबर स्पेस इज समथिंग वर्चुअल एंड द डिजिटल। जैसे अगर हम पहले के बात के इनिशियल स्टेज की बात करें तो गेमिंग जिस तरह से इवॉल्व होनी शुरू हुई थी, तो एक वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट आया, वो भी साइबर से रिलेट करता है। तो पीपल फील दैट के हम उस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होनी शुरू हुई तो साइबर स्पेस गेटिंग वास्ट, जो कि एक लिमिटेड महदूद जगह से निकल के आम लोगों के दरमियान भी आ चुका है। जो कि हमारे पास अभी जितनी हम चीज़ें देखते हैं, वी आर जैसा इनिशियल कॉन्सेप्ट था, उसके बाद हमारे पास 3D 7D एंड नाउ वी आर सीइंग द एक्स कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन, जो कि हमारे पास आईफोन ने रिसेंटली लॉन्च किया, गूगल ने भी लॉन्च किया। तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि एक साइबर स्पेस को फील करते हैं कि हम अपनी इन्वायरमेंट रहते हुए हम तमाम वो काम कर सकते हैं दैट वी कैन नॉट डू इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट इन द वर्चुअल वी कैन डू दैट थिंग। बट उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी इज प्ले मेजर रोल इनटू दैट, जहाँ पे वर्ड टर्म साइबर आ जाता है, दैट्स व्हाट सिक्योरिटी इज द नेट। बट अगेन एक्सपर्ट से सिक्योरिटी इज जस्ट एन इल्यूजन, एंड इट्स ट्रू कि कोई भी चीज़ हम देख तो नहीं सकते बट एग्जिस्ट करती है वो चीज़। उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, इसमें बहुत अंदर की अम्ब्रेला काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ज़माने में पता था कि कॉल्स के लिए थे, बट नाउ वी प्ले गेम, वी शेयर एवरीथिंग, वी टॉक्स, वी शेयर द डेटा। और जहाँ तक डेटा की बात आती है, देन अगेन दैट्स द क्रूशियल पार्ट कि जो डेटा है इज एवरीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड। हम वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं, वीडियो गेम्स कर रहे हैं, तो गेम्स ही ऐसे आ गए, आपस में बच्चे बातें कर रहे होते हैं, उसके अंदर गेम भी खेल रहे होते हैं। Exactly. और उसकी वजह से काफी क्राइम्स भी हुए हैं। बिल्कुल, इससे कभी पबजी माइट पीरियड के रिसेंटली उनको बैन किया गया था, उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के जहन पे जा रहा था। उसके बिल्कुल आप किसी चीज पे फोकस होकर खेल होते हैं तो इन्फ्लुएंस भी होता है, प्लस आपके पास माइंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी आता है। इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे वायलेंस और काफी सारी चीजें थी जो कि बच्चों पे उनको बड़ा बुरा असर भी पड़ रहा था। इस वजह से they definitely banned those things, but still there are many applications जो कि हमारे शायद नजरों के सामने से नहीं गुजरी, but still there, because मोबाइल हर किसी के एक्सेस में है, so you cannot control, I mean block everything, but you can try to protect yourself। वो इस तरह से हम अवेयरनेस दूसरों को भी दें ताकि वो अपनी चीज़ों को कम से कम शेयर करें कि क्या शेयर करनी क्या नहीं करनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन डेटा एक ऐसी चीज़ है जो कि आज की दुनिया में जो कि बहुत बड़ा एसेट है कि उसके इंफॉर्मेशन के बगैर मैं किसी को कुछ नहीं करता, बट इफ आई हैव द इंफॉर्मेशन तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। जो कि जाने अनजाने में आजकल बहुत से लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे हम ऐप में वीडियोस भेज रहे हैं, पिक्चर शेयर कर रहे हैं, और यू माइट बी हियर दैट एआई व्हिच इज इवॉल्व रिसेंटली, डीप फेक इज अ बिग स्टोरी। अच्छा, डीप फेक से मुझे याद है जब डीप सीक आया तो उसने एकदम से दुनिया को हिला दिया। ऐसा क्या किया था डीप सीक एआई ने कि बाकी जो ओपन एआई है और जेमिनी डीप सीक इज अगेन वर्जन, उसी तरह क्विंग चाइनीज वर्जन था, वेरिएंट था, बट दे हैव देयर इज एवरी ऑल अबाउट द डेटा। जैसे डीप सीक मैं खुद भी प्रेफर करता हूं, चैट जीपीटी से काफी अच्छा है अगेन, बट उसके रिजल्ट्स दैट्स आउटस्टैंडिंग। बट अगेन वो डेटा वो लर्न करता है, जो चीजें हम उसे प्रोवाइड करते हैं उसको एनालिसिस करता है, dig it out and prove it। So that's अच्छा, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर भी करूँगा, चाहूँगी कि आपसे एज एक्सपर्ट जवाब लूँगा इसका। मैं अपने रिसर्च थीसिस के ऊपर काम कर रही थी और मैंने एआई टूल्स यूज़ भी किए, और ख़ासतौर पे जब डीप सीक आया तब तक मेरी जनवरी में आया, 20 जनवरी में मेरा थीसिस कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जब वही चीज़ें मैंने डीप सीक पे डाल के सर्च करना शुरू की उसको, या अपने थीसिस की बहुत सारी चीज़ें उसके उसमें डालनी, चेक करने की कि सही है, कोई गलती तो नहीं है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो है उसने मेरे थीसिस में एआई का लेवल जो है वो 80% कर दिया। वो किस तरह किया उसने?
अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा। जैसे हम थीसिस में जाते हैं ना, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में थीसिस चेक करवाते हैं, तो उसमें ट्रिनिटी एक टूल आता है जो कि ये चेक करता है कि आपके पास क्या आपने इंटरनेट से कोई चीज सर्च की है। दैट्स आल्सो एआई का पुराना वर्जन मैं कहूंगा उसको, मैं ये कहूंगा कि बहुत ओल्ड वर्जन होता है। ये कि जो चीजें हम नेट पे वो बहु उठाते हैं, कॉपी करते हैं, वी नॉट वी आर नॉट कॉपिंग बट एक्चुअली हम रेफरेंस के तौर पर उसको उठाते हैं, वी रीड एंड पास दोज रेफरेंस इनटू आवर थीसिस, फिर उसमें चेंजेस करते हैं डेफिनेटली। वो तमाम चीजों को जाके सर्च करता है बैक एंड कि ये डेटा फलां से रिलेवेंट था, इसका रेफरेंस वहां से था, वो सारी चीजों को गैदर करता है, जो कि हमारे गुमान में भी नहीं होता कि वो ओवरऑल जितनी भी पब्लिक रिपोजिटरीज हैं या ब्लॉग्स हैं, जहां जहां वो चीजें हैं, वो तमाम जगह से डेटा कॉपी करके ले आता है, उनको एनालाइज करता है, मर्ज करके देन आपके रिजल्ट से कंपेयर करता है। अच्छा, मैं एजुकेशन के हवाले से इसलिए पूछ रही हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त ये एजुकेशन पे एआई का जो डिटेक्शन है इसके ऊपर। मैंने एक रिसेंट स्टडी पढ़ी जिसके अंदर हार्वर्ड में 70,000 असाइनमेंट्स जमा करवाए गए मास्टर अप टू बैचलर्स लेवल टू पीएचडी, और उन 70,000 जो रिसर्च स्टडीज़ है उसमें से 2,800 रिसर्च स्टडीज़ में 100% एआई डिटेक्शन है। तो जिस पे वो लोग सर पकड़ के बैठते कि ये 100% एआई डिटेक्शन का मतलब कि इन्होंने कमांड दिया और पूरा रिसर्च पेपर तैयार करा दिया, हालांकि ऐसा नहीं था। फिर इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, तो एक चीज़ सामने आई बात कि मशीन लर्निंग जो है एआई की, अपनी जो उसकी लर्निंग है वो पैटर्न डिटेक्ट कर देती है कि ये बंदा इस तरीके से ये वोकैबुलरी और इस तरह लिख रहा है, और वो शायद इस वजह से एआई ज़्यादा दे रहा है। ये भी मफरूज़ा है बिल्कुल इसी तरह से, जैसे मैंने ना कि कुछ चीज़ों को एनालाइज करता है। मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगी, इसी बात है। जब मैं बैचलर्स कर रहा था, मैं असाइनमेंट ला आईटी के सब्जेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, जैसे ओपन बुक अब नेट से ले ले, कहीं से ले ले, तो हमने भी नेट से उठा लिया वो डेटा। अच्छा, क्योंकि वेबसाइट सबके लिए ओपन है, अब क्लास में 10 बच्चे थे, 10 में से 5 ने उस वेबसाइट से कॉपी कर लिया, अब डेफिनेटली हमने सबमिट कर दिया, आप लोगों ने तो चीटिंग कर ली। सो ये जब एआई का कॉन्सेप्ट, तो मुझे इसी स्टोरी से वो रिलेवेंट हुई बात कि वो जो चीजें हैं डेफिनेटली, जैसे वो तर्ज बहुत सारे पैटर्न्स मैच करता है और उन्हीं बेस के ऊपर वो एनालाइज करता है कि ये डेटा वहाँ मौजूद है, ऑल्दो आपने वहां से डेटा नहीं उठाया बट द पैटर्न वाज द सेम। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट एआई। और एआई के अंदर एक वो चीजें वो एनालाइज करके एनहांस करता है, अपने ऊपर डेटा को स्टोर भी करता है। देन नेक्स्ट टाइम आप सर्च करेंगे ना, आपको वही रिलेवेंट डेटा देगा जो उसने लर्न किया होगा। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट दैट कि वो लर्न करता है आप ही से, आपसे लर्न करके फिर उसी को एनहांस करके आपको रिवर्ट, यानी कि इस तरह है कि एआई जो है उसकी लर्निंग इतनी ज्यादा है कि एक बंदा शायद मैं अपनी लाइफ टाइम में जितना लर्न कर सकूं, एआई उस स्पीड से लर्न कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा स्पीड से लर्न कर रहा है, जैसे मैं से 10 लोग लर्न कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी मैंने देखे, रिसेंटली खुली हैं, उन्होंने भी डेवलप किया एप्लीकेशन। आप उसको मतलब थाउजेंड ऑफ पीडीएफ जंप डेटा उसके अंदर पड़ा, आप उससे कुछ भी सवाल पूछें, वो उस 1000 पीडीएफ को प्रोसेस करके आपको उसी में से रिलेवेंट आंसर दे देगा। दैट्स टू मच एफिशिएंट। मशीन इज ऑलवेज कैपेबल ऑफ डूइंग। अब जो कि हम आहिस्ते से आगे जा रहे हैं क्वांटम की दुनिया में, दैट्स अनदर चैप्टर इन द बिग स्टोरी दैट डेफिनेटली बियॉन्ड द एआई इज एवरीथिंग। अभी हम डेटा और इसकी मैं एआई की इसलिए बात कर रही थी कि बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा, हमने इनिशियली जब हम इंटरनेट की दुनिया में आए तो उस वक्त याहू होता था, सर्च इंजन जो एक यूज़ होता था, बाद में गूगल पे वो मशहूर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का अपना था, और चैट रूम्स होते थे जहाँ लोग हम दुनिया में बात करते थे, और टेलीफोन के लैंड से हम कनेक्ट होते थे और फिर मॉडेम यूज़ करते थे। फिर हमने देखा हम 21st सेंचुरी में आए तो एकदम से बड़ा रेवोल्यूशन हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, इंटरनेट की दुनिया में या साइबर स्पेस की दुनिया में, और दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई टोटली। डिस्टेंस खत्म हो गया, ग्लोबल विलेज बन गया, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर आप डाटा शेयरिंग की उसके ऊपर आ जाते हैं कि उसमें भी हमारी कोई प्राइवेसी तो रही नहीं। एग्जैक्टली, प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास जो है ना कि 4G और सारी जितने भी चीज़ हम कहते हैं एक्चुअली 6G, तो जैसे जैसे हम चीज़ों के एडवांस में जाते हैं तो सिक्योरिटी ब्रीचेस के रेशियो तो बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम टेलीकॉम की एग्जांपल तो पहले हमारे पास बटन से फोन थे, वी आर मोर सिक्योर, नॉट वल्नरेबल एज कंपेयर राइट नाउ। कि स्मार्टफोन जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे, आप जैसे हम मैं और आप बात करें, ये सिग्नल्स डेटा शेयर भी कर रहा होगा बट वी डोंट नो, बट येट इट इज डूइंग दैट। आपकी लोकेशन शेयर कर रहा है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके पास बहुत सारे डेटा सेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि आपके से मुझे माइक एक्सेस चाहिए, मुझे आपके जो है गैलरी का एक्सेस है, वाई मुझे देना ही नहीं है, आपका क्या कंसर्न मेरी गैलरी को एक्सेस करने का। बट दिस इज अ स्मॉल स्टेप्स जहां से आपकी
जो डेटा प्राइवेसी जो कंप्रोमाइज होती है, ये वो यहाँ सारी से चीज़ें हैं एग्जैक्टली। ब्रीच करना होता है। अब जो साइबर जो सिक्योरिटी के हम उस पर आते हैं, क्या साइबर सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी की तरह ही है कि मुख्तलिफ लेयर्स में होती है? साइबर सिक्योरिटी इज सॉर्ट ऑफ लेयर वाइज है, सिक्योरिटी हाई लेयरिंग, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अनियन लेयर एक होती है ना, 7 लेयर्स अनियन। तो साइबर सिक्योरिटी की भी कॉन्सेप्ट उसी तरह से ही है। इसमें मुख्तलिफ सारी चीज़ें आती हैं कि इंटरप्राइज लेवल, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, सबके लिए डिफरेंट किरदार अदा करती है, बट फेज वाइज। अब एक आम यूजर के लिए अगर एक छोटी सिक्योरिटी, उसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम नॉर्मली एंटीवायरस इनफ मोर देन ए पर्सन, जो कि आम इंसान है, उसको ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता, वो सारी चीज़ों करता है। अच्छी तरह से अगर हम इसी ऑर्गेनाइजेशन वजह इंटरप्राइज में, बट देयर जस्ट लाइक एक फाइनेंशियल टेक की बात करते हैं इंस्टीट्यूशन, देन फायरवॉल्स, वी हैव अ स्विचेस, वी हैव अ राउटर, वी हैव ईडीआर, जो कि मोस्ट वो ने एंटीवायरस से एडवांस है, वो काफ़ी सारी चीज़ें। फिर उसमें आती हैं एल डेटा प्रिवेंशन के बारे में, कि डेटा लीकेज प्रिवेंशन को कैसे रोका जाए, कि मेरी इंटरनल डेटा कहीं जाए ना। एनी भी यूजर के इनसाइड थ्रेट इज ऑलवेज अ बिग थ्रेट, जो हमारे होता है ना साइबर टर्म्स के होता है इनसाइड थ्रेट, तो हमें उसको भी देखना होता है, हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी देखना होता है। तो ये सारी लेयर से गुजर के देन वो यूजर एक्सेस करता है। इट्स नॉट दैट इजी कि बाहर से किसी बड़े मशीन को हैक किया जाए, इट ऑलवेज इनसाइड थ्रेट। अच्छा, बिल्कुल हम व्यूअर्स के लिए ना कि बिल्कुल आसान ज़बान में समझ में आ जाए। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और लोगों से सुना कि आप अक्सर, अब तो आपको पता है ई शॉपिंग है, लोग बैठे हुए मोबाइल पे ऑर्डर दे रहे होते हैं, चीज़ें मंगवा रहे होते हैं। उसमें एक ऑटो सेव का भी ऑप्शन होता है कि ऑटो फिल, पहले आप ऑटो सेव करते हैं, फिर वो ऑटो फिल कर देता है, आपका घर का एड्रेस भी डालेगा, आपका नाम भी डालेगा, ईमेल लोकेशन भी सब कुछ दे देगा। वट एवर, किसी भी आप दराज पे चले जाएँ, किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ ये होता है। ये कितना डेंजरस है? ये कितना डेंजरस है, इसका लेवल का अंदाजा तो मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा, कि मोस्ट लोग इसी चीज़ों को, डेट ऑफ बर्थ इज वेरी क्रिटिकल, उसमें मेरे CNIC नंबर भी दिया, जो कि मेरा सोशल नंबर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रैक डाउन हो सकती है। एटीएम का पिन भी जो है वो रखते हैं अपने बर्थ एग्जैक्टली, बर्थ पे रखते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने लिमिट दे दी, वो सेंसिटिव है, वो साइट किसी वजह से कंप्रोमाइज हो गई, बट नुकसान एट द एंड यूजर का हुआ। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस पर सेव हो गई थी वो तो गई, और दूसरी चीज़ें जो मोबाइल के अंदर ब्राउजर में आते हैं, वो ऑटो सेव का ब्राउजर फीचर प्रोवाइड कर रहा है। अब वो डेटा आप अपने पास भी डेफिनेटली रख रहा होगा, उसे कैसे पता, वो कैसे कहाँ से लगा, डेफिनेटली देयर आर सम स्पेस समवेयर दोस डेटास आर सेव्ड। सो वो इस वजह से उसको प्रिवेंशन तरीके कार है, नॉर्मली मोटो सेव अपने ईज के लिए करते हैं, बट हर ईज के पीछे आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि लोग इस तरह से चीज़ों को सेव करें, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है आज के दौर के हिसाब से। पहले तो दैट्स फाइन, बट क्योंकि आपके अगर कोई भी चीज़ कंप्रोमाइज हुई, देन यू हैव टू पे फॉर दैट। तो इसीलिए मैं हमेशा कहूँगा, जब भी करें तो आप अपनी चीज़ों को एरेज करें, ठीक है, नंबर 1। क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पता कि उस एप्लीकेशन में जो भी, जो मोबाइल जो क्या बहुत कॉमन हो गया, तो लैपटॉप फॉरगेट अबाउट इट, बट सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये हमारे जो व्यूअर्स वगैरह जितने भी यूजर हैं, मोबाइल फोन और पैड, मोबाइल्स पर यूजर है, टैब पर है, सारी चीज़ों पर है, तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। अच्छा, कुछ एप्लीकेशन बहुत लिजिट लगती है, हमें नहीं पता कि बाजार तो वो गेमिंग की होगी कुछ वजह, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर क्या ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो गए, मैलिशियस कोड भी आ सकते हैं, मेलवेयर भी आ सकता है, और इन्फेक्ट भी होता है, हमें नहीं पता। वो हमारा सारा डेटा स्टील भी करे और हमें इस बारे में कानून खबर नहीं। तो अक्सर आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि फलां को ब्लैकमेल किया गया है, वाया इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया, इनको लोन दिया गया, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल, उनकी सारी चीज़ें भी स्टील कर गई। वो कैसे हुई? वो इसी तरह से रिश्तेदारों के नंबर जो है उनको कॉल्स भी गए। हाँ, एग्जैक्टली कैसे, क्योंकि मैंने खुद उनको प्रिविलेज दिया, उससे मुझसे पूछा कि मुझे कॉन्टैक्ट एक्सेस करना है, मैंने कहा हाँ यस, हम पढ़ते नहीं है, हम पढ़ लेते चलेगी, गैलरी एक्सेस करना है यस, माइक, क्यों चाहिए उस एप्लीकेशन को वो। तो काइंडली जब भी मैं लोगों से बताता हूँ तो इस चीज़ को गौर से देखें, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन ऐसे गेमिंग है, उसे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट से क्या काम, उसे मेरी गैलरी से क्या काम, अच्छा सिंपल है, ठीक है ना। तो उसे माइक्रोफोन चले, अगर वो कम्युनिकेशन कर रहा है तो बात, अगर वो चीज़ें नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन सोच समझ के उस परमिशन को दें, बिकॉज अब जाने अनजाने आप यस तो सारी कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपके लिए वो बायस मुसीबत बन जाती है। इस तरह के डेटा लीकेज के केस में खासकर फीमेल बहुत ज़्यादा इसमें टारगेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़ इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगी कि हम जैसे लोग हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट के पे सर्च कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ज़्यादा होते हैं, रिसर्च वेबसाइट्स पे भी ज़्यादा होते हैं, और हमें जब अकाउंट बनाते हैं तो हमें पासवर्ड याद नहीं रहता, तो फिर हम जाके गूगल पासवर्ड में उसको सेव कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि
Exactly. जब हम सेकंड टाइम खोले तो एटलीस्ट हमें दोबारा लॉग इन ना करना पड़े। इंसान है, दिमाग जो है में याद नहीं होता, बिल्कुल। मेमोरी है, तो क्या किया जाए उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि ये फेस बहुत ज़्यादा लोगों को करना था, मुझे खुद भी पर्सनली लेना पड़ता है। अच्छा, जितने भी इस तरह के मैंने मेरे बहुत सारे मेरे पे भी केसेस हैं कि मेरा गूगल कंप्रोमाइज हो गया, हैव लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि मेरे गूगल से जो है इनके बहुत सारे लोग गूगल ड्राइव के अंदर डेटा पड़ा होता है पर्सनल। अच्छा, उस पासवर्ड से बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट की डिफरेंट अकाउंट्स की सिमिलर पासवर्ड। इट्स कॉमन प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन कि हम हमेशा यार 10 जगहों पे मैं 10 पासवर्ड क्यों रखूँ, व्हाई नॉट टू कीप द कॉमन पासवर्ड। मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा, स्नैक, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही स्नैपचैट के साथ, क्या अभी इंस्टा भी इंटीग्रेटेड है, आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे आर इंटीग्रेटेड। तो एक कंप्रोमाइज होने के साथ आपका सब गया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पासवर्ड को अगर आप एटलीस्ट याद नहीं कर सकते, किसी जगह सेव रखें। आजकल तो बहुत सारे एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशंस आ गई जो कि आपकी अपनी एप्लीकेशन में मोबाइल में स्टोर करके रख देगा। वो एन्क्रिप्टेड होगा, आप जाए ओपन करें, पासवर्ड वहाँ पे रिवील करें, देन नोबडी कैन एक्सेस ऑन दैट। तो वो ज्यादा सिक्योर तरीका है आपको, rather than पासवर्ड आप क्योंकि आपका अगर वो अकाउंट कंप्रोमाइज होगा, एवरीथिंग इज गॉन। अच्छा, मुझे बताएं कि अब इतनी जब हमने साइबर की बात कर ली, हमने सोशल मीडिया के अकाउंट्स की बात कर ली, ये बताएं कि मैंने एक केस सुना था कि अक्सर लोग जो है वो घरों का जैसे टिकटॉक पर या वीडियो बना रहे होते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, और वो दिखा रहे होते हैं कि जी मेरा घर ये है, वॉशरूम ये है, ड्राइंग रूम ये है, और ये मेरा सहन है, और ये सारा, और इस तरह जो है वो एक 3D मॉडल जो है क्रिएट किया गया किसी घर का, किसी वीडियो की। तो कैन इट बी पॉसिबल कि इस तरह से जो है वो मॉडल क्रिएट हो सकता है और पूरी लोकेशन का आप अंदाज़ा कर सकते हो कि इस बंदे के घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ चीज़ें मौजूद हैं? इसका कहना तो खैर पॉसिबल है, क्योंकि जब से ये डीप फेक, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, तो वो सारी इसी चीज़ें वर्जन है। आप हाई रेजोल्यूशन में कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वो उसका रेप्लिकेट करता है, उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पार्शियल इन्फॉर्मेशन तो दे दी जो कि मेरे पास आ चुकी है, उस पार्शियल को प्रोसेस करके उसमें कुछ फेक चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। बट इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बट फॉर द एक्सपर्ट ही कैन जस्ट गेट इट विद द ग्लिम्स ऑफ एन आई। तो वो उसको फौरन पता चलता है। जैसे कि डीफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ें, वो लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट उसको ये पता है फॉर कि इस घर में क्या क्या चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पार्शियली मिल गई। मैंने कुछ मजीद मिक्सअप की कि इसके अंदर इतने फ्लोर्स हैं, माइट बी दैट फेक, बट उसके अंदर एक अंदाजा तो हो गया उसको कि क्या चीज़ें हैं। हाँ। अच्छा, इसके अंदर कोई दूसरी क्या चीज़ें होगी, उसकी जो वीडियो है उससे आप मजीद, अगर फीमेल है, उसमें देखा होगा फीमेल के बहुत सारे केसेस भी मैंने देखे कि वो फेक बनती है उसकी वीडियोस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी हमारे पास मौजूद सोशल मीडिया पर तो हज़ारों का। मैंने एक सर्वे पढ़ा था, रिपोर्ट थोड़ी देर पहले, जो कि आज के दौर में 2005 के अंदर इट्स रिकॉर्ड 800 बिलियंस पर रीच हो चुकी है फेक वीडियोस की, जो कि ओवर द इंटरनेट इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो चुकी है। सो इट्स अ बिग रेंज। तो इस चीज़ को बचने के लिए तो ये होता है कि हम कोशिश करें कि कम से कम चीज़ों को, लो रेजोल्यूशन वेरी हार्ड टू मेक इन डीप फेक के अंदर यूज होती है, हाई रेजोल्यूशन वेरी इजी टू मेक। और उस चीज़ से बचने का या फाइंड आउट करने का तरीका ये कि आप उसको इस तरह के एंटी वेबसाइट भी मौजूद हैं, या तो गूगल इमेजेस में जाए, रिवर्स इमेजेस में सर्च करें कि अगर इसे फेक हो द रियल, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि मैं सही जगह पर हूँ या सही चीज़ देख रही हूँ या वो फेक चीज़ है। तो उस चीज़ को भी बचने बेहतर है आप आइडेंटिफाई करेंगे। और उससे बचने का तरीका तो ऑलरेडी ये कि हम कोशिश करें कि कम से कम ऐसी चीज़ें जो हाई रेजोल्यूशन के साथ ना दें, बिकॉज आज के दौर में हमें नहीं पता कि कौन किस वक्त हमारी क्या चीज़ वहाँ से लेके उस चीज़ को मॉडिफाई करके पहले भी सुनते थे हम मीडिया से ताल्लुक है जी, एडिट करके हमने किसी और का चेहरा लगाया, उस वक्त तो मैन्युअली काम होता था, बट इट्स एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। इवन वॉइस तक को वो आपकी स्ट्रीम करता है, दैट्स अब बंदा परेशान हो गया कि मैंने तो ये चीज़ें बता ही नहीं कैसे हुआ। तो वो चीज़ भी पॉसिबल है हमारे पास एआई में, क्योंकि विशिंग के बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं। विशिंग इज समथिंग एल्स जो वॉइस मेल के ऊपर आते हैं कि मेरा बेटा अक्सर होगा कि मैंने उसको किडनैप कर दिया, उसकी उसकी बेटी की आवाज़ आती है, थाने में मौजूद है, आप आ जाएं। एग्जैक्टली। तो वो सारे साइबर क्रिमिनल चीज टेक्नोलॉजी को हमारी बेहतरी के लिए था, बट दे आर यूजिंग इन अपोज ऑन दैट। और साइबर क्राइम्स में और क्या क्या ऐसी आप सजेस्ट करेंगे कि क्राइम्स हैं जिनसे बचा जा सकता है? क्राइम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे हम आसानी से बच सकते हैं थोड़ी सी प्रिकॉशंस के साथ? जैसे मैंने बताया कि हम ई शॉपिंग करते हैं तो हमारा पूरा घर का एड्रेस और बिल्कुल जैसे ये तो मैंने बता दी किसको कि आप एड्रेस करें दूसरी। अच्छा, इन चीज़ों के लिए बचने के जैसे छोटी सी मिसाल इस तरह का आपको फेक कॉल रिसीव होती है, क्योंकि ये इनबाउंड होती हैं,
ठीक है ना। इनबाउंड के अंदर है कि आप किसी की नंबर पे स्पूफ कर सकते हैं, आईडी स्पूफ हो जाती है, आईडी कॉलर आईडी तो कहते हैं। तो वो इनकमिंग इनबाउंड तो है, लेकिन आउटगोइंग की तो सिंपली जैसे कि मेरे पास मेरे किसी दोस्त की कॉल आती है कि हाँ तहसीन मैं फलां बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में हूँ और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। अब नंबर भी उसका तो जाहिर सी बात है, मैं कहूँगा यार बंदा लेजिट है। अगर मैं किसी दूंगा तो उसको मुझे वेरीफाई करने का तरीकेकार ये होगा कि मैं उसको रिटर्न कॉल कर लूँ। तो कॉल आइए ना, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा से बात कर लूँ, हाँ बताओ कि कहाँ पर हो, क्या है। तो ये वेरीफाई करने का तरीका है, आप उस नंबर पे रिटर्न कॉल करें। डेफिनेटली रिटर्न कॉल हमेशा एक्चुअल ओरिजिनल नंबर पे जाएगी रादर देन द फेक कॉल। क्योंकि हमारे पास अभी मेरी एक और सिस्टर इन लॉ के साथ इंसिडेंट हुआ था, उनके पास कॉल आई बैंक से मीज़ान के, तो उनसे पूछा गया कि पिन ये वो सारी चीज़ें हुई, अच्छा उन्होंने बता भी दी। अच्छा सब कुछ करने के बाद उनके ट्रांजैक्शन हो गया अकाउंट से। उसके बाद फिर मुझे कॉल आती है कि मेरे साथ ये हो गया। मैंने कहा अच्छा मुझे शेयर कर दो स्क्रीनशॉट, इस पे नंबर, तो मैंने नंबर देखा, दैट्स माइनर चेंजेस थे इसमें। मैंने कहा मुझे उसी वक्त कॉल करके बताती, अगर इस तरह का हुआ था तो मैं चाहिए था कि उसी वक्त फौरन रिटर्न कॉल करती बैंक के, क्योंकि बैंक हमेशा ये कहता है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें कोई नहीं, पिन वगैरह के बारे में कभी नहीं पूछता ना, आपको देनी चाहिए। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कॉल जरूर करें, तो आपसे वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये लेजिट कॉल थी या फेक कॉल। अच्छा, अभी हम इसी पर ही बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के उस पर। अब मुझे बताइएगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इतनी एडिक्टेड हो चुकी है सोशल मीडिया पे, खासतौर पे गेमिंग्स के ऊपर, ये कितना रेडिकलाइज कर रहे हैं हमारे बच्चों के जहनों को और उनकी थॉट प्रोसेस को? आजकल के जितने भी चीज़ें कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उन चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में लेके, गेमिंग के तौर पर जैसे मैंने पबजी की बात की ना, वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, उनके ऊपर इम्पैक्ट इतना आ गया कि ये जो चीज़ें सोशल मीडिया के यूसेज प्लस गेमिंग से आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी बड़ी इम्पैक्ट हुई बच्चों की खासकर। तो वो क्या करते हैं, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर बिहेवियर चेंज आना शुरू हो जाता है एक तरह से। बिहेवियर चेंज इज़ वेरी वेरी डेंजरस। किसी इंसान का बिहेवियर एकदम से चेंज कैसे हो गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं बिहेवियर चेंज की वजह से। वो सारा इम्पैक्ट इन्हीं तरह की एप्लीकेशन को यूज़ करने की वजह से होता है। अच्छा, उससे दूसरा इम्पैक्ट क्या आ जाता है, एक तो बिहेवियर चेंज पे आने तक वो फिर अपनी बहुत सारी चीज़ों से लैग कर जाते हैं, जैसे कि स्किल्स इंप्रूवमेंट, उन चीज़ों से लैग करने स्टडी से भी पीछे चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एथिक्स को भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें की स्टार्टिंग है बिल्कुल चीज़ों में। तो वो कोशिश ये होती है कि हम तो सिर्फ कहते हैं कि इन चीज़ों को कम से कम यूटिलाइज किया जाए। यंगस्टर को मैं ये बात समझाता हूँ कि आप उसको पॉजिटिव में यूज करो, दैट्स अ गुड। मैं कभी ये नहीं कहेंगे कोई कि यार खेलो ही ना, हम कहते हैं हाँ यू कैन यूज इट, बट स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करें। अच्छा, स्क्रीन टाइम से मजे की बात है कि हम मोबाइल के अंदर इवन ये तक रिकॉर्ड होता है हमारा कि हमने कितना वक्त किस एप्लीकेशन के अंदर अपना गुजारा। वो स्टैटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए। वो सारी इंफॉर्मेशन गूगल ही हमें प्रोवाइड करे किसी और को मार्केटिंग को। उसको ये पता है कि तहसीन ने इस वक्त व्हाट्सएप पे कितना टाइम गुजारा, नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन पे कितना, सारी चीजें। अच्छा, उससे भी बहुत सारी चीजें ट्रैक डाउन की ये होता है कि मुझे पता है कि मेरा फोकस किस चीज पर है। अक्सर आपने देखो कि सर्च पे हम जाते हैं, मैं कुछ रिलेवेंट चीजों पे सर्च करूं तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे रिलेवेंट चीजों में एड्स आने शुरू हो जाते हैं, पॉपअप्स आते हैं, कभी भी जाते हैं तो फ्रंट। तो उसको कैसे पता चला? उस वजह से पता चला कि हमारे मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग डिफॉल्ट्स होते हैं जिसमें हमारी सेफ हिस्ट्री होती है एक तरह से। तो वो उसको हर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता, तो नॉर्मली मैं फिर मोबाइल में बंद कर देता हूँ सेविंग हिस्ट्री वगैरह सारी गूगल में, मैं कुछ नहीं सेव करना अपने बावजूद इसके, बट इट डज सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा। नहीं, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली हमने ये भी करके भी देखा है। इस पर बड़ी बहस हुई थी, हम कुछ सोशल साइंटिस्ट बैठे हुए थे और हमने अपना मोबाइल एक बीच में रखा और हमने मुख्तलिफ किस्म के सॉन्ग्स जो थे ना उसको सिलेक्ट किया और हमने उस सॉन्ग के बारे में बात करनी शुरू कर दी, उस मूवी के बारे में बात करनी शुरू कर दी, इंडियन मूवी की। थोड़ी देर बाद हमने, क्योंकि हम पहले डिसाइड कर चुके थे मोबाइल रखने से पहले कि हम 10 मिनट बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जब हम YouTube खोलेंगे तो क्या आता है। ठीक है। और वो लिटरली एक्सपेरिमेंट हमारा इतना कामयाब था कि हमने जब YouTube खोला तो वही सॉन्ग आ रहा था। क्यों? This is just what I explained earlier। यही वो चीजें हैं कि इट्स लिसनिंग, इस आदत में वो सुन रहा है और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो हर एक्टिविटी पे नजर रखता है कि हम जो कह रहे हैं इट्स लिसनिंग, भले मोबाइल इज ऑफ बट माइक इज देयर। इट्स लिसनिंग एवरी मूवमेंट, जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी बात हो रही, हर चीज़ हमारी ट्रैप होती है। इसीलिए कहता है स्मार्टफोन इज गुड इजियर बट देयर आर बैकड्रॉप एज वेल। तो हमें बहुत कॉन्शियस होकर इसको यूज़ करना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जाए, कौन कौन चीज़ें नहीं पता उसके पास।
सो बेहतर ये होता है कि हम नॉर्मली इस तरह से ऑफ करने की कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो उस चीज़ों को ऑफ टर्न ऑफ करें, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑफ करें, अपनी सेव हिस्ट्री के ऑप्शंस को बाय डिफॉल्ट होता है उसको डिसेबल रखें। तो ये कुछ मेजर फ्यू बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से थोड़े बच सकें। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ एक बड़ा अच्छा गेम खेला है? और उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी से क्लॉक ख़त्म कर दी, अलार्म ख़त्म कर दिया, बिल्कुल। कैमरा ख़त्म कर दिया, रेडियो ख़त्म कर दिया। गेट टुगेदर मैं तो कहता हूँ खत्म हो गया ना, आप तो देखे ना। और नहीं, मतलब ये जो गैजेट्स है ये भी खत्म हो गए और ये सब मोबाइल के अंदर है। मोबाइल इज एवरीथिंग। अब मिसाल के तौर पे पेड़ होते हैं ना कि शादियां होती है हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन में, ये लोग बड़े खुशी जाते हैं कि यार कार्ड बनवाएंगे, जाके देंगे, उनको बताएंगे, साथ बैठेंगे कुछ। अब क्या हुआ, कॉल की, व्हाट्सएप पे भेजा, वो ऐसे ऐसे डिस्टेंस बढ़ने भी शुरू हो गए कुछ चीजों के। नहीं, अब तो फोटोग्राफी भी मोबाइल पे करते हैं, आईफोन का कैमरा इतना एग्जैक्टली, आपको जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल भी बेचारे चले गए। हाँ, इस वजह से मैं यही बात बोल रही, घड़ियां खत्म हो गई हैं। आप देखिए वॉचेस नहीं है, मैं तो इवन देखती हूँ कि रिस्ट वॉच का एक जो कल्चर था वो भी खत्म हो गया है, लोगों के पास अब रिस्ट वॉच भी नहीं होती है। तो मोबाइल या अगर हम टैब की बात करते हैं और ये घर में मौजूद है, हम अपने बच्चों को कह रहेंगे ठीक है आप खेलो, अपना स्क्रीन टाइम कम करो, सारी चीज़ें, लेकिन हम उनको किस तरीके से ऐसे गेम या ऐसी एप्लीकेशन से बचा सकते हैं जो उनके जहन पे साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट करती हैं? जैसे कि आपने पबजी का बताया, मुझे इसी तरह फ्री फायर का पता है। एक केस हुआ था फ्री फायर के, बच्चे खेलते थे और बड़ा इम्पोर्टेंट केस है जो मीडिया में गया, और वो लड़की जो है घर से भाग गई और पता चला पंजाब में शादी करी उसने। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला भी फ्री फायर खेलती थी, वहाँ लड़के से दोस्ती हुई और इस तरीके से सारा मामला हुआ। तो हम पेरेंट्स भी डर गए कि भैया बच्चों के खेल पे नजर रखनी पड़ेगी कि वो बात किससे कर सही। तो और वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बिजी होते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ चीजें एप्लीकेशन ऐसी भी जो पेरेंटल कंट्रोल है जो गूगल भी प्रोवाइड करता है। सीन गूगल्स वेरी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया कि आपकी अपनी आईडी आपके बच्चे की आईडी से एसोसिएट हो जाती है। अच्छा, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी आपको ऑलरेडी पता चलता है कि इसका स्क्रीन टाइम क्या आ रहा है, कौन सी एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल की, क्या चीजें, वो सारी एक्टिविटीज पता चली। इवन दो इसका ट्रैक भी पता चलता है कि इस वक्त वो कहाँ जा रहा है बच्चा, तो वो सारी चीज़ें आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये ऑलरेडी चीज़ें बिल्ट इन है, तो ये मैं हमेशा पेरेंट्स से कहूँगा कि वो लाजमी तौर पे चाइल्ड का जो फीचर वो इनेबल करें गूगल का, वो बहुत बेस्ट है। आप इस चीज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं कि यू कैन नॉट प्रिवेंट चाइल्ड के आप मोबाइल यूज़ ना करें या स्मार्टफोन ना दें, कि आज के दौर की नीड है, यू हैव टू गो विद दैट। तो उस चीज़ को मॉनिटर और कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है कि आप उसको उस आईडी को अपने से एसोसिएट करवाएं, तो ताकि आपको हर चीज़ एक्टिविटी का पता होगा। और अच्छा, उसके अंदर एक और फीचर है जैसे कि कोई सर्टेन एप्लीकेशन है, कुछ चीज़ें ब्लॉक करनी है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। उसी तरह के पेरेंटल काफ़ी सारे एप्लीकेशन आ गए जिसमें आप मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इसको ब्लॉक करवाना एंड सो मोर, देयर आर सो मेनी थिंग। वेबसाइट, सोशल मीडिया के कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो तमाम कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू जो है चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों को मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं उस चीज़ से। आपको लगता है हमारे पेरेंट्स के पास आजकल इतना टाइम है कि वो अपनी चीजें तो सेव रख नहीं पा रहे इन्फॉर्मेशन, तो बच्चों का ट्रैक कैसे रखेंगे? एग्जैक्टली, ये थोड़ा बड़ा टफ एंड चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स के। लेकिन मैं काफी लोगों को जानता हूँ मेरे अपने सर्कल के अंदर, फ्रेंड सर्कल जो कि पढ़े लिखे भी नहीं थे, बस मिनिमम है, लेकिन मैंने एक और भी जब से मोबाइल कॉमन हुआ ना, तो बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें पता है। इवन मैं इतना अच्छा टिकटॉक या स्नैप नहीं चला सकता, मेरा वो दोस्त चलाता है, तो बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बट क्योंकि वो उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है एंड हमें क्या कॉल गई, वी आर हैप्पी टू गो विद दैट। बट अगेन बहुत सी चीज़ों को पता होती है वो चीज़ें, उसने मुझे फीचर बताए तो मैं बड़ा शॉक हो गया, तुम्हें कैसे पता? ऑल्दो आई नो दैट, बट बहुत से लोग एफर्ट्स करते हैं, उनको पता कि जहाँ पे बच्चों की बात आती है तो वो ज़रा सर्च करते हैं चीज़ों के, इससे बचा कैसे जाए। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बट नॉट दैट मच, बट एटलीस्ट हमें प्रिकॉशंस करना चाहिए, हमें पता हो कि एप्लीकेशंस कौन सी है वो अवेलेबल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो सोशल मीडिया की कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हम, आप एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट या मैं एज ए जर्नलिस्ट या सोशल साइंटिस्ट के तौर पे ये सोचती हूँ कि इंतहाई बेकार चीज़ें और लोग उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जैसे टिकटॉक हो गया या स्नैपचैट हो गया, बहुत सारी चीज़ें जिसमें इतना फजूल कंटेंट है और मतलब ऐसी चीज़ें जो एथिकली भी मोरली भी हमारी सोसाइटी की नहीं है, लेकिन वो कंटेंट दिया जा रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आता थाउजेंड्स ऑफ व्यूज कैसे होते हैं उनके, और वो किस तरीके से जो है वो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। मतलब एक लड़की है बड़ी फेमस खातून है, वो घर में झाड़ू लगाती है रोजाना, सुबह की फुटेज होती है
और उन्होंने दुपट्टा पहना होता है, बता रही थी मेरे शौहर आज चले गए हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, चारपाई नजर आ रही है, वो अजीब सा घर उनका एक क्लास वाला है। लेकिन उस बंदी के 5 लाख से ज्यादा व्यूअर्स है और उसका वॉच टाइम तो मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 हफ्ते में ही पूरा हो गया था और उसका मोनेटाइज है चैनल। तो झाड़ू लगाने में कोई ऐसा क्या था वो? ऐसा कुछ भी नहीं, बट अगेन दैट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी एंड साइकी के सामने जो है और जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है। जो हमारे आजकल मैंने काफी सारे देखे हैं, जैसे कि आए थे वो भी मशहूर हुआ था, कौन थे जिन्होंने सिंगर फतेह के ऊपर, हाँ चार पीपल्स आर लाइक दैट। अच्छा अब बहुत से लोग भाई यार क्या देखें कुछ शुगर हो जाए हमारी पाकिस्तान के हमारे हो जाए, शुगर के लिए कुछ देखना चाहिए और वो उस चक्कर में देख भी लेते हैं। अच्छा बहुत से शुगर से ज्यादा कि कुछ चीजों में इसी तरह से तफरी में हम बहुत सारी चीजों में गलत वे भी जाते हैं। जैसे मैं अगर फिशिंग की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग बहुत जल्दी टारगेट हो जाते हैं। मैं उसको कहता हूँ अच्छा मैं पार्शियल कोई चीज डिस्प्ले कर दी, अच्छा आपको मजीद जाने के लिए काम करें इस लिंक पे क्लिक कर दें। अच्छा वो जैसे इस लिंक पे क्लिक कर दिया तो जनाब उनका मोबाइल है तो मोबाइल इज ऑलरेडी हैक्ड। तो वो चीजें बड़ी खतरनाक साबित हो जाती हैं। लोग ये कि हम अपने शुगर के चक्कर में जो है अपने हाथों से अपना ही नुकसान कर बैठे। अच्छा अगर मोबाइल हैक हो जाए या टैब हैक हो जाए, पता कैसे चलेगा कि आपका मोबाइल हैक हो गया? अगेन इसको पता करना बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल सा आम सा आदमी तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा। अच्छा इसके कुछ लेकिन सिम्टम्स जरूर होते हैं। वो क्या है, जैसे कि मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास वाईफाई का लिमिटेड एक्सेस है, तो मुझे ये देखना कि मेरा डेटा बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली खत्म कैसे हो गया। क्योंकि डेफिनेटली जो स्पाईवेयर होता है, जो भी मैलवेयर मोबाइल में तो वो आपका डेटा लेके जाओ, जैसे कि आपकी वीडियोस, पिक्चर्स और भी बहुत सारी चीजें वो अपने सर्वर पे अपलोड करता है, डेफिनेटली आपका डेटा कंज्यूम करता है। अच्छा उसके अंदर दूसरी चीज है आपकी बैटरी टाइमिंग से बड़ा इम्पैक्ट आता है। मोबाइल बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में मुस्तकिल तौर पे प्रोसेस कर रही होती है। बाकी एप्लीकेशन क्या आते काम हुआ खत्म, प्रोसेस साइलेंट, लेकिन वो एक्टिव रहता है। वो इस वजह से एक्टिव है, उसको ये चेक होता है कि कोई नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे तो नहीं आई, कोई चीज वो हर तरह से चीजों मॉनिटर कर रहा है, तो उससे आपके मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होनी शुरू। तो ये कुछ सम साइंस है, अगर कुछ फील हो तो आप या तो फॉर्मेट कर ले मोबाइल को, हार्ड फॉर्मेट या फैक्ट्री रीसेट, तो ये बेस्ट तरीका के तौर पर कोई प्रॉपर आपको नहीं पता चल पाएगा। एग्जैक्टली आम यूजर को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सिम्टम्स मैंने बताया ना, इससे एटलीस्ट उसको ये पता होगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद माय मोबाइल। अच्छा एक रिसेंट एक इशू आया हुआ है और हमने देखा कि अभी जो पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तानियों के बहुत सारे कुछ जर्नलिस्ट खासतौर पे ज़्यादा हैं, उनके व्हाट्सएप बंद हो गए। ये कैसे हो रहा है? हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये पाक भारत कशीदगी के बाद हमारे व्हाट्सएप बंद हो रहे हैं, लेकिन वाकई बंद हो रहे हैं। बंद होने के सेंस व्हाट इज टोटल बंद हुआ? हाँ बिल्कुल बंद हो गया। आप कोई कांटेक्ट नजर नहीं आ रहा, वो करेंगे आपका जो व्हाट्सएप है वो बंद कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। क्यों? हालांकि कोई चीज़ ऐसी शेयर नहीं हुई है। हाँ ये खबर जरूर शेयर हुई है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज को सलाम और पाक फौज जिंदाबाद। हाँ, इसमें जब ये सारी चीजें चल रही थी बहुत सारी चीजों को मीडिया कंट्रोल किया था। इसमें हमारे पाक आर्मी का भी बड़ा अहम किरदार है कि बहुत सारे वहाँ पे भी जो साइबर विंग है उनका भी दे प्ले वेरी वाइटल रोल उस चीज़ के अंदर। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, क्योंकि इसमें देखा जाए ना तो बंद किया चलो ठीक है, लेकिन क्यों किया गया उसमें एक सिक्योरिटी रीजन भी था। नाउ कम बैक टू दैट पॉइंट। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे व्हाट्सएप, इट्स नॉट द कंट्रोल, उसका कंट्रोल कहीं और है। जैसे अगर इंडिया की हम बात करें दूसरे ममालिक की, देयर आर बिग जायंट्स ऑलरेडी देयर, तो उनके पास पूरा कंट्रोल भी है, तो बहुत सारी चीज़ों के बैन भी करते हैं वे आउट द लीगल वे में चीज़ों को कि यार इसका बंद कर दो। अब बंद करना या कंपनी को ये थोड़ी पता कि ये तहसीन है जिसका ही व्हाट्सएप मुझे बंद करना है, देयर स्पेसिफिक टारगेट्स, ठीक है ना, उनको ब्लॉक करते हैं। फिर उसके बाद फिर डिफरेंट स्टोरी निकलती है। अगर ब्लॉक करने के बाद डेफिनेटली उसको सोशल मीडिया को चाहिए, देन वो क्या करेगा, किसी और नंबर पे एक्टिवेट करेगा। नाउ थिंग इज दैट, कैच इज दैट, पुराना नंबर अब यूज नहीं हो रहा, लेकिन कोई और उसको यूज कर सकता है। जैसे बंद हुआ था वो एक्टिव भी हो सकता है उस नंबर पे। और मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं जो फिशिंग के दो तरीके से हुए, उनका व्हाट्सएप साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो गया उसी नंबर किसी और नंबर पे। अब बंदा क्वेश्चन के मेरा व्हाट्सएप यहाँ बंद हो गया लेकिन मैसेज आ रहे हैं, उनके 200 मैसेज चले गए उसी नंबर से, कह रहे तुम क्या मैसेज कर रहे हो, मेरे पास तो चल नहीं रहा व्हाट्सएप। तो वो ये वो सारी चीज़ें हैं, साइबर क्रिमिनल इस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं। ये नहीं कि कंपनी ने आपका बंद कर दिया, देयर आर बिग लॉबीज सिटिंग देयर जो कि दे हैव जीरो डे एक्सेस एक्चुअली, सो मैं कह सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे देखे व्हाट्सएप के अंदर जो कि आप ही के उस वीक पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए उसको हैक करते हैं, एंड दिस इज पॉसिबल,
अभी मैंने रिसेंटली एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूँ, जैसे मैं कहता कि व्हाट्सएप की कॉल को ट्रेस करना, दैट्स वेरी, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मैं शॉक में ये कैसे हो सकता है। अभी तो मैं चीज़ें तो मैं अभी बाहर बैठा, मैं उसी आर्टिकल को ही देखा तो उसकी चीज़ों को एनालाइज कर रहा था। 2 साल आई थिंक 1-1.5 साल पुरानी है वो चीज़ स्टेज की रिपोर्ट, लेकिन वो उन्होंने लिमिटेड कर दी, तो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इतना सिक्योर नहीं है जितना बताया जा रहा बताया जाता है, लेकिन इतना चीज़ें सिक्योर नहीं होती। अच्छा, एक सवाल जो मैं फ्यूचरिस्टिक लेवल पे पूछना चाहूँगी आपसे, एलन मस्क ने स्टारलिंक की बहुत सारे जो है वो सैटेलाइट भेज दिए हैं दुनिया के बाहर, और उसका क्लेम ये है कि अब जो इंटरनेट है वो फ्री होगा, सबको मिलेगा। अब पाकिस्तान में फ्री इंटरनेट मिल जाता है, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जो कि अंडर डेवलपिंग में, तो अभी भी यही कहूँगी कि अंडर डेवलपिंग कंट्री है। क्या होगा, आपको क्या लगता है कितना डेंजरस होगा? ऑलरेडी हम एआई फेस कर रहे हैं और उसके हमने इफेक्ट्स देख लिए हैं। अभी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर फ्री इंटरनेट आया तो तबाही का नजर मतलब कुछ और ही होगा वर्जन। क्या होगा फिर भी क्या होगा? क्योंकि पहले जो है ना लिमिटेड लोग अभी चीजें करें साइबर क्रिमिनल्स, तो वो बड़े ओपनली हो जाएंगी चीजें, क्योंकि वो तो समंदर की गहराई में भी चल रहा है इंटरनेट, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह। अच्छा, जो चीज ओपन हो जाती है ना उसका बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे मैं छोटी एग्जांपल है यहाँ के ऑफिस के वाईफाई की बात करता हूँ, मैं इसका पार्ट बन गया, ये ओपन है मेरे लिए, मैं जिससे बाहर बैठा मैंने पासवर्ड मुझे मिल गया, मैं वैसे चेक कर मैं लॉगिन हो गया आपके राउटर के अंदर, तो मैं चीजें देखने लगा, बट बिकॉज मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आई नो हाउ टू एक्सेस इट। उसी तरह से अगर फ्री मिल जाता है तो अगर उसका वो पार्ट बन जाए तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप तो सिर्फ दोनों सेम चैनल्स पर हैं, तो आपका वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वो हर किसी की जो है क्या कहते हैं रसाई में आ जाएगा वो। तो इसीलिए हम चीज़ों को लिमिटेड रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ शायद उसने अप्रोच की थी कि हम इसको करें, तो मना नहीं हुआ, लेकिन पेंडिंग है। मैं तो कहता हूँ पेंडिंग है तो अभी फौरन से ना हो, क्योंकि उससे पहले हमें अपने सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, जब भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें फायरवॉलिंग और सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल क्या लगने चाहिए, इसके ऊपर किस तरह से एक्सेस होना, तो वो तमाम चीज़ें पहले डिफाइंड हो, इसके ऊपर इसकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, देन आप इसको फ्री करेंगे, दैट वी आर गुड टू, ताकि प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए एक आम यूजर के हवाले से, उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन की क्या पॉलिसी होगी, वो तमाम चीज़ें पहले डिफाइंड हो देन। अच्छा, लेकिन अब जब पाकिस्तान जो है ये आपको लगता है इतना केपेबल है आईटी और एआई में और साइबर सिक्योरिटी में कि वो अपने जो है वो सर्वर्स को या अपने लोगों को सिक्योर कर पाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, यस, वी आर मतलब इतना टैलेंट है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना टैलेंट है कि चीज़ों को जो हमने रिसेंटली वार देखा उसके अंदर हमने देखे भी उनके पॉजिटिविटी भी। तो मैं बहुत से लोगों को मैं अपने सर्कल में जानता हूँ, दे आर वेरी गुड इनफ इन देयर स्किल्स। तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी स्टारलिंक के फ्री इंटरनेट से अभी फौरन हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस देयर आर फ्री स्टेप्स जो कि मैंने डिस्कस किया कि हमें कुछ चीजें पहले डिफाइन हो, डेफिनेटली पॉलिसी बनेगी ना, यस, उसके बाद। और ये कि नहीं कि वो आने के बाद अगर कोई हैक होना शुरू हो जाए, इट्स नॉट लाइक दैट, कि नॉर्मली इंसान अपनी गलती से ही हैक होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है अभी तक, ठीक है ना। डायरेक्टली कोई भी चीजें क्योंकि सिक्योर तो एवरीथिंग इज बाय डिफॉल्ट सम एक्सटेंट सिक्योर होता ही है, लेकिन वो अपनी गलती से उस चीज को गंवा बैठता है। बहुत शुक्रिया तहसीन जावेद साहब, आपने जो है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो सेशन दिया, और मुझे उम्मीद है व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। और अब आप अपनी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको बढ़ाएं प्लीज़, और हर जगह पे अपने एड्रेसेस और इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। इसी के साथ मुझे को इजाज़त दें। पॉडकास्ट विद एमजी बाजवा से।